नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इंडिया थिंक्स में आपको फिर से बताएंगे, क्योंकि इलेक्शन का माहौल अभी ख़त्म हुआ है और काउंटिंग हुआ है। और खबर के अनुसार आप सबको मालूम है कि 9 जून को नरेंद्र मोदी की सरकार शपथ लेने जा रहे हैं। आम चुनाव के नतीजे भाजपा के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन वो सरकार बनाने जा रही है। विरोधी कह रहे हैं कि आम चुनाव के नतीजे बताते हैं कि भारत की जनता ने मोदी का विरोध किया है और ब्रांड मोदी पर भरोसा नहीं जताया है। वो मांग कर रहे हैं कि मोदी को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आज हम आपको इस चुनाव परिणाम पर एक और नज़रिया वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। हम परिणाम के लिए 1000 कारण गिना सकते हैं। लोग 290 प्लस सीटों के साथ एनडीए की जीत को मोदी का हार के रूप में पेश करने के लिए हास्यास्पद हद तक जा रहे हैं। इतना ही नहीं, 330 में से 99 सीटें जीतने वाली पार्टी 441 में से 240 सीट जीतने वाले पार्टी के नेता के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। इससे बड़ी और हास्यास्पद बात क्या हो सकता है। एक और बात भी है जिस पर आप सभी को ध्यान देना चाहिए। देश की महान मतदाताओं ने अपना जनादेश दिया है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस ने चुनावी राजनीति में हैट्रिक का हार का नया रिकॉर्ड बनाया है। यह बात भी पता होना चाहिए जनता को और देश को। कांग्रेस लगातार तीसरी बार 100 से कम सीटों पर सिमट गई है। छोटे बड़े राज्यों में कांग्रेस का सफाया हो गया है। अब मैं बताता हूं कैसे। आंध्र प्रदेश में 0 सीट है, अरुणाचल में 0 सीट है, दादरा और नगर हवेली और दामन दीव में 0 सीट है, हिमाचल प्रदेश में 0 सीट है, उनके वहाँ सरकार है, जम्मू कश्मीर में 0 सीट है, लद्दाख में 0 सीट है, मध्य प्रदेश में भी 0 सीट है, मिजोरम में 0 सीट है, दिल्ली जो कि देश की राजधानी है वहाँ भी शून्य, सिक्किम में भी शून्य, त्रिपुरा में भी शून्य, उत्तराखंड में भी शून्य। 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो गया है। आंध्र प्रदेश में सफाया, उड़ीसा में भी सफाया, अरुणाचल प्रदेश में भी सफाया, सिक्किम सफाया। अब आपको ये हास्यास्पद नहीं लग रहा है कि जिस कांग्रेस का लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक सफाया हो चुका है और जो लगातार हारने और 100 से कम सीट पर सिमटने वाला रिकॉर्ड बना रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे 272 प्लस सीटें जीतकर सरकार बना ली हो। वही हालत ओडिशा में भी नवीन पटनायक की हुई है। कारण कुछ भी हो, लेकिन नवीन पटनायक ने पार्लियामेंट के लिए एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नवीन बाबू ओडिशा से नहीं भेज पाए हैं। और तो और इस बार नवीन बाबू 2 जगह से खड़े थे और 1 सीट कांटाबाजी में उनको भाजपा की एक साधारण विधायक कार्यकर्ता ने उनको हरा दिया है। तो इसी से समझ आ रहा है कौन कितने पानी में है। मित्रों, अति अपेक्षा के रूप में जाने जाने वाली चुनौती की भयावहता को समझने की कोशिश करें। विपक्ष भी मोदी और एनडीए को गुप्त रूप से 400 की ओर बढ़ते हुए देख रहा था। यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव हारने और पूरी तरफ से खत्म होने के बाद भी किसी ने भी ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत नहीं की। इस बार अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा जीत जाती और अच्छा रिजल्ट होती तो कहते ईवीएम में जरूर गड़बड़ी है, लेकिन थैंक गॉड इस बार ईवीएम की कोई नाम नहीं ले रहा है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ही अनुभवी राजनीतिक प्रचारक है और राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ऐसे कई नेता, शिवराज सिंह चौहान, भाजपा में तो नेताओं की लंबी लाइन है। जबकि दूसरों के पास
ए और बी प्लान है, उनके पास ए से जेड तक के प्लान हैं। उन्होंने इसी वजह से किसी भी सहयोगी को कभी भी उपेक्षा नहीं की। नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू के पाला बदलने की विचार ने विपक्ष और तथाकथित तटस्थ मीडिया को उत्साहित कर दिया है। एक अनुभवी राजनेता को अपने सर्वोत्तम विकल्पों के बारे में पता होता है। जब देवेगौड़ा ने कांग्रेस द्वारा समर्थित गठबंधन सरकार का नेतृत्व करना स्वीकार किया तो उनका राजनीतिक कैरियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। सीताराम केसरी ने उन्हें इतना कुचल दिया कि वो कर्नाटक के सीएम के कुर्सी पर वापस जाने के भी असमर्थ थे। उसी समय नीतीश और नायडू दोनों ही मौजूद थे और कांग्रेस और उसके द्वारा समर्थित सरकारों की अविश्वसनीयता से अवगत थे। चलिए 10 साल पीछे चलते हैं, 2004 से 2014 तक। कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए ने 10 साल तक भारत पर शासन किया। उसके बाद क्या हुआ? 2014 में कांग्रेस की सिर्फ 41 सीट थी। मोदी की बढ़ती लोकप्रियता के अलावा यह भ्रष्टाचार, सत्ता विरोधी भावना और अन्य मुद्दे से नष्ट हो गए हैं। अब देखें कि मोदी के शासन के 10 वर्षों के बाद क्या हुआ। 2019 की तुलना में भाजपा ने 63 सीटें और 1% से थोड़ा ज़्यादा वोट खो दिए हैं। फिर भी 2014 और 2019 को छोड़कर 240 सीटें 1984 के बाद से किसी एक पार्टी द्वारा आम चुनाव में जीती गई सबसे ज़्यादा सीटें हैं। इसी पर थोड़ा विचार हम लोगों को करना चाहिए। भाजपा ने नई जगहों और पहले से अप्रयुक्त क्षेत्र में और नए रास्तों से जीत हासिल की है। विधानसभा के लिए 2 चुनाव जीते और गठबंधन सहयोग के रूप में तीसरा चुनाव जीता। इसने तेलंगाना और उड़ीसा में अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने केरल के सीपीआईएम और कांग्रेस की गढ़ को नुकसान पहुंचाया। दरअसल राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण असफलताएं मिली। इन असफलताओं के 100 अलग अलग कारण हो सकता है। हालांकि भाजपा एक ऐसा पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं और नए कौशल सीखने और बदलने समय के साथ साथ तालमेल बैठाने की क्षमता की ताकत पाती है। हिंदुत्व का कोई भी समर्थक जो भाजपा की कथित चुनाव हार पर खुश हो रहा है वो पूरी तरह से मूर्ख है। वो इस बात से खुश है कि इस्लामी लुटेरे उनका नरसंहार करने वाले हैं। इस्लामवादियों को भारत पर कब्जा करने से रोकने वाली एकमात्र चीज़ आरएसएस का संगठन है, भाजपा और बड़ा संघ परिवार है। हर दूसरा संगठन खासकर कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी उस खतरनाक प्रक्रिया में सहायता और बढ़ावा देते आ रहा है। ये बात आप सबको मालूम है और वास्तव में पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने इसे शुरू कर दिया है। यहाँ सब स्पष्ट है। हमें आपको ये सब बात बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ना चाहिए। ऊपर बताई गई सभी बातों को जो भी मैंने बताया मद्देनजर रखते हुए यह बात सभी को स्पष्ट होनी चाहिए कि 3 बार सभी बाधाओं के बावजूद जितना एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। अपने और अपनी सरकार के खिलाफ अभियान में बेशुमार धन बहाए जाने के साथ मोदी 2-2.5 मोर्चे पर युद्ध लड़ रहे थे। अगर आपको ध्यान हो तो इस शासन परिवर्तन राक्षसों की शक्ति ने अमेरिका और ब्राज़ील की दक्षिणपंथी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है। मोदी ने ऐसा नहीं किया। ये भारत के लिए जश्न मनाने का कारण है। इंडी का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के समर्थन से भारत को नष्ट करना था, लेकिन भारत की जनता ने सभी बाधाओं के बावजूद ये जीत मोदी का झोली में डाली है ताकि वो भारत को आसन खतरों से बचा सके। मित्रों, ये समय आया है पूरे भारत में आज जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनको इकट्ठे रहना पड़ेगा और हिंदुओं को जो लोग जाति के नाम पे बांट रहे हैं वो एक बहुत बड़ी खतरा है। खास करके युवा मानस और महिला लोग उस पर सतर्क रहना चाहिए। अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे आगे आने वाला दिन में हमें, हमारा समाज को, परिवार को और देश को बहुत बड़ी खतरा आ सकता है।
आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए। भारत माता की जय।